नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्काउट गाइड के कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन प्रतापगढ़ मुख्यालय पर 17 मई से 25 जून तक किया गया आयोजित। कुशलगढ़ में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम हुआ। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर किया आयोजन। 3 दरवाजा फिर बन सकता है तबाही का कारण। करौली में जल भराव से हजारों लोग संकट में। बीकानेर पुलिस की 11 महीने की मेहनत रंग लाई। 50,000 के इनामी 2 भाई गिरफ्तार। टोंक में आपातकाल कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं में हुई हाथापाई। मंत्री अविनाश गहलोत के सामने हुई झड़प। कोटा में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया एक्शन मोड में। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। बड़ौदिया के पास टक्कर से हेड कांस्टेबल गंभीर घायल। गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने ली बैठक। बीकानेर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में किसानों पर रहा विशेष जोर। भरतपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया 6 वर्षीय मासूम। गंभीर रूप से झुलसा, ग्रामीणों में आक्रोश। छोटी सादड़ी में आसमानी बिजली का कहर। घर पर गिरी बिजली, उपकरण जले, दीवारों में भी दरारें। अहोर नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। जिला प्रशासन ने जांच कमेटी का गठन किया। लंदन से 2 महीने बाद फकीरा का शव पहुंचा डूंगरपुर के उसके गांव। हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में गिरी बस। उदयपुर के 7 लोग शामिल, 3 की मौत, 9 लापता। MCHN डे पर हुए कई कार्यक्रम। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण हुआ। अजमेर में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के बाद शहर में लगा जाम। रोडवेज बसों के लिए परेशान हुए अभ्यर्थी। चूरू रोड पर पलटी स्कॉर्पियो, 2 की मौत, 5 घायल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ के तत्वावधान में आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीओ गाइड रेखा शर्मा थी। अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व मुख्यायुक्त शत्रुघ्न शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व प्रभारी सहायक जिला आयुक्त महेश जैन थे। तो वहीं प्रधानाचार्य व शिविर संचालक सत्यनारायण चौधरी, नरसिंह डिंडोर, ईश्वर चौधरी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र मीणा, प्रधान उप प्रधान संजय शाह व संगीता राणा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्थानीय संघ सचिव रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में 17 मई से 25 जून तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने रिबन खोलकर विधिवत शुभारंभ किया। अतिथियों ने कहा कि कौशल विकास शिविर में जो कौशल सीखा है उसका हमेशा अभ्यास व जीवन में काम में लेते रहना चाहिए। उसे अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करते हुए आय का जरिया बनाना चाहिए। शिविर के भामाशाह ईश्वरलाल चौधरी, विशाल मारवाड़ी, सुनील कुमावत, चेतन जैन, महेश जैन, कन्हैयालाल मीणा का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। साथ ही शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन स्काउटर मान सिंह देवड़ा ने किया व आभार शिविर संचालक द्वारा व्यक्त किया गया। कुशलगढ़ नगरपालिका सभागृह में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट रहे। उन्होंने आपातकाल के समय देश में हुए लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश और राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहें और सक्रिय बने रहें। इस अवसर पर भाजपा कुशलगढ़ नगर मंडल अध्यक्ष रेखा जोशी ने कार्यकर्ताओं को संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प दिलाया। इस कार्यक्रम में आपातकाल के समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए स्वर्गीय रघुवीर सिंह झाला के योगदान को स्मरण करते हुए उनके पुत्र हंसराज सिंह झाला का मंडल की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान कान्हिंग रावत, जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ललित सोनी, मंडल महामंत्री दिलीप टेलर, राघवेश चरपोटा, संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह झाला, सह संयोजक भावेश आहारी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। करौली शहर का ऐतिहासिक 3 दरवाजा, जिसे कभी रियासत काल में ड्रेनेज सिस्टम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था, अब करौली शहर वासियों के लिए खतरे का सबब बनता जा रहा है। वर्ष 2016 और 2024 में भारी बारिश के दौरान 3 दरवाजा क्षेत्र के पास का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था, जिससे शहर के 3 प्रमुख मार्ग पावर हाउस रोड, राधेश्याम मैरिज गार्डन रोड और गौशाला मार्ग पूरी तरह बंद हो गए थे। इन घटनाओं में लगभग 10,000 लोग प्रभावित हुए और हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को सिविल डिफेंस की टीम तक तैनात करनी पड़ी। 2016 की बाढ़ में जहां सैकड़ों घरों में पानी घुस गया था, वहीं 2024 में स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो गई। कमर तक पानी भर गया, लोगों के घरों का सामान, खाद्य सामग्री और यहाँ तक कि दुधारू पशु भी बह गए। कई परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी भरपाई वे आज तक नहीं कर पाए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बार नगर परिषद ने 33 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है, लेकिन विडंबना यह है कि यह भी मानसून के दौरान जारी किया गया है। लोगों का आरोप है कि टेंडर जारी होने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। नागरिकों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस टेंडर फर्म को तत्काल निरस्त करने की मांग की है, ताकि कार्य समय और प्रभावी ढंग से हो सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि फिलहाल तो केवल प्री मानसून की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी से ही जल भराव की स्थिति बनने लगी है। यदि मानसून अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो करौली शहर एक बार फिर भारी तबाही झेल सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि समय रहते 3 दरवाजा क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा तीसरी बार की तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। स्थानीय लोगों, जिसमें गीता देवी, शिवदयाल सैनी, अशोक शर्मा और अन्य शामिल हैं, ने पुराने ड्रेनेज सिस्टम की जांच और पुनर्निर्माण की मांग की है। इसके साथ ही मानसून का पीक समय आने से पहले सभी आवश्यक मरम्मत कार्यों को पूरा करने और निष्क्रिय ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है, ताकि जल भराव का स्थायी समाधान हो सके। गौरतलब है कि 3 दरवाजा का इतिहास भले ही गौरवशाली रहा हो, लेकिन आज यह करौली शहर के लिए एक गंभीर संकट का कारण बनता जा रहा है। यदि अब भी जिम्मेदार विभाग और प्रशासन नहीं जागा तो इस बार की बाढ़ और भी भयानक साबित हो सकती है। बच्चे ने ले जाएंगे, माँ पटक देंगे, धन्नो देंगे। 15 दिना में काम चालू होना चाहिए और 15 दिना में काम चालू नहीं आया तो पूरी जनता कोर्ट में, कलेक्ट्री में हत्या देगी। चाहे गाड़ी घोड़ा बंद हो, चाहे राजा, चाहे थाना, चाहे कचहरिया, कोई भी है, लेकिन पब्लिक हटेगी नहीं। जब बच्चा बच्ची मरो चाहे आदमी मरो, 15 दिना में काम चालू होना चाहिए और नहीं आया तो पूरी जनता कोर्ट में खड़ी होगी। बीकानेर पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में पिछले 11 महीने से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी अपराधी
महेंद्र बिश्नोई और मनरूप बिश्नोई को आखिरकार दबोच लिया गया है। बीकानेर डीएसटी ने जयपुर पुलिस की मदद से इन शातिर आरोपियों को जयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया है। महेंद्र बिश्नोई, जिसे नशे का सौदागर भी कहा जाता है, 3 गंभीर आपराधिक प्रकरणों में वांछित था। डीटीएस बीकानेर को सूचना मिली थी कि दोनों भाई जयपुर के एक होटल में छिपे हुए हैं। सूचना पर डीटीएस की टीम जयपुर पहुंची और तड़के 5 बजे से संदिग्ध होटल की अलग अलग हुलियों और वेशभूषा में रेकी शुरू की। पूरी जानकारी जुटाने के बाद टीम ने रेड की। अपराधियों ने कमरे का गेट नहीं खोला और खिड़कियों से कूदकर गली में भागने का प्रयास किया। हालांकि जयपुर पुलिस और डीएसटी बीकानेर की टीमों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को ढूंढ निकाला और दबोच लिया। यह गिरफ्तारी बीकानेर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। शाहरुख हत्याकांड में वांछित ये दोनों आरोपी पिछले 11 महीनों से फरार चल रहे थे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार सहित राजस्थान के कई शहरों में अपनी फरारी काटी। डीएसटी की टीम लगातार 11 महीनों से इन्हें पकड़ने के प्रयास कर रही थी और कई बार निराशा भी हाथ लगी। पुलिस ने हजारों किलोमीटर तक इनका पीछा किया और आखिरकार आज यह सफलता मिल गई। फरारी के दौरान इन बदमाशों ने अपना हुलिया भी बदल लिया था। वे अपनी पहचान छुपाने के लिए नकली नाम मोहम्मद गौरी और प्रकाश गोदारा का इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार अपराधी महेंद्र बिश्नोई पर बीकानेर के अलग अलग पुलिस थानों में 16 गंभीर अपराध प्रकरण दर्ज हैं, जबकि उसके भाई मनरूप बिश्नोई पर भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। बीकानेर पुलिस अब इन दोनों से आगे की पूछताछ कर रही है ताकि उनसे जुड़े अन्य आपराधिक गतिविधियों का भी खुलासा हो सके। टोंक जिले की अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा द्वारा आयोजित आपातकाल दिवस कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया जब पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए और हाथापाई तक की नौबत आ गई। यह घटना राजस्थान सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत की मौजूदगी में हुई, जिससे पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान शैलेंद्र चौधरी और गौरव चारण के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। बताया जा रहा है कि यह विवाद संगठन में गुटबाजी और कार्यक्रमों की जानकारी न दिए जाने को लेकर था। बरवास मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुर्जर और महेंद्रवास मंडल अध्यक्ष धर्मराज चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी नहीं दी जाती है। उन्होंने मंत्री के सामने ही जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत भी की, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव को बीच बचाव करना पड़ा और उन्होंने दोनों गुट को अलग किया। घटना के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से समझाइश की और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। भारी हंगामे के बाद आखिरकार कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से जारी रह सका। कार्यक्रम में मौजूद मंत्री अविनाश गहलोत ने इस घटना के बावजूद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यह घटना टोंक भाजपा में आंतरिक कलह और असंतोष को दर्शाती है, जिसे सुलझाना पार्टी नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। देश भर में आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इस प्रकार कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें जन जागरण अभियान के माध्यम से दोबारा लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में रहे, जो शासन में रहे, वो लोकतंत्र को तार-तार करने का काम नहीं करे। 25 जून 1975 की वो काली रात जब देश में आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई, ये विभिन्न दलों की जो सरकारें उस समय थी कांग्रेस के नेतृत्व में, जब माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, चुनावों को गलत माना गया, चुनाव का जो निर्णय था। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया आज सुबह एक्शन में नजर आए। उन्होंने सर्किट हाउस से सीधे नयापुरा का दौरा किया, जहां वे चंबल नदी की डाउन स्ट्रीम में बसी बस्तियों का जायजा लेने पहुंचे। दौरे के दौरान कलेक्टर सामरिया ने अत्यधिक वर्षा की स्थिति में इन डाउन स्ट्रीम बस्तियों में पानी भरने पर राहत और बचाव कार्यों की व्यवस्थाओं के बारे में नगर निगम के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने आगामी मानसून के मद्देनजर तैयारियों का आकलन भी किया। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने क्षेत्र में नालों की सफाई व्यवस्था और कचरा उठाने की व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की। यह दौरा दर्शाता है कि प्रशासन संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल बदामी लाल पुत्र सरदार सिंह निवासी गणेशपुरा मोटी टांडी कलिंजरा एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना कलिंजरा थाना क्षेत्र के बड़ोदिया के पास उस समय हुई जब बदामी लाल अपनी मोटरसाइकिल से कसारवाड़ी जा रहे थे। जानकारी के अनुसार बदामी लाल जब बड़ोदिया के पास से गुजर रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि हेड कांस्टेबल बदामी लाल को गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायल बदामी लाल को तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और बदामी लाल के सेहत की जानकारी ली। अधिकारियों ने डॉक्टर से उनके उपचार के संबंध में भी बातचीत की। कलिंजरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और स्कॉर्पियो चालक तथा वाहन का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये भी हमें सूचना मिली थी कि हमारा हेड कांस्टेबल बदामी लाल जो कि कसारवाड़ी थाने काउंटर है, थाने की तरफ जा रहा था। बड़ोदिया और कलिंजरा के हाईवे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से गिर गया। एक्सीडेंट हुआ, स्कॉर्पियो गाड़ी भी रीड की है हमने। और हमारा हेड कांस्टेबल हेलमेट पहना हुआ था, इससे उसका काफ़ी बचाव हुआ। उसके बाएं पाँव में चोट है, डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, आगे इलाज करेंगे। सर अमूमन यहाँ पर हमेशा जो हेड की ही मामला होता है, तो सर लोगों को आप क्या संदेश दोगे आपके मामले? इस केस में जैसा कि हमारे हेड कांस्टेबल ने हेलमेट पहना हुआ था, तो उसका काफ़ी बचाव हो गया। हो सकता था कि हेलमेट नहीं पहना होता तो उसको हेड इंजरी हो जाती, तो काफ़ी बचाव हो गया। काफ़ी सही हालत में हमारा हेड कांस्टेबल है। वो हेलमेट सभी पब्लिक से अनुरोध करते हैं कि सभी हेलमेट पहन के ही वाहन चलाएं। प्रदेश के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने बीकानेर में सहकारिता विभाग के कार्यालय में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री दत्त ने किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। किसानों की समस्याओं और योजनाओं पर मंथन करने के दौरान मंत्री दत्त ने बताया कि समीक्षा बैठक का मुख्य फोकस किसानों की समस्याओं और उन्हें उच्च गुणवत्ता के खाद बीज उपलब्ध कराने पर था। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान के ऐसे 35 लाख किसान जिनका लोन चुकाने की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके लिए एक मुश्त शुद्धता योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपना बकाया लोन चुका सकेंगे। बैठक में किसानों को दिए जा रहे लोन की राशि, FDR बढ़ाने की संभावनाओं और सोसाइटी मंडलों को सक्रिय करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि नए नवाचारों का लाभ निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए मंत्री दत्त ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वे 2 साल तक घर से नहीं निकले, जबकि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हमेशा कार्य में व्यस्त रहते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्होंने हवाई क्षेत्र के विस्तार पर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भी विचार विमर्श चल रहा है, ताकि प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया जा सके। 1.5 महीने पहले ही हमने सर्कुलर निकाला और सभी जगह हमने DRs और अपने MDs को पाबंद किया है कि कहीं पे भी इस तरह से किसानों के साथ किसी प्रकार का छल नहीं हो, उनको उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स मिले और कहीं कोई इस तरह का उत्पाद अगर पाया जाता है उनके लाइसेंस भी निलंबित हो और उन पर उचित कार्रवाई हो।
आप उड्डयन GSS और जो KVSS है उन्हीं पे ही अब बिकेगा माल, प्राइवेट पे नहीं बिकेगा, उर्वरक वगैरह ये तय कर रहे हैं। ये कृषि मंत्री जी इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ये तो सहकारी था कि आपका है कि तो आपका है KVSS और इसमें जो है हम अपने यहाँ पे जो भी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको ही बेचेंगे। इसके लिए हमने नीचे तक सोसाइटीज़ को पाबंद किया है और खाद जो है वो देना सारा कृषि विभाग उसको देखता है। निश्चित रूप से कृषि मंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के किसानों के लिए जिस प्रकार से कल्याणकारी काम वो भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार से ठगी पिछली सरकारों में किसानों के साथ हो रही थी उसको रोकने का काम हमारी सरकार करेगी। भरतपुर जिले के कुम्हेर उपखंड स्थित नगला चौबे गांव में 11,000 केवी की हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 6 वर्षीय लोकेश पुत्र हरवीर गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना उस समय हुई जब बच्चा घर की छत पर चप्पल लेने गया था। जानकारी के अनुसार बच्चा खेलते खेलते छत पर अपनी चप्पल लेने चला गया। इसी दौरान छत के बेहद करीब से गुजर रही 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही बच्चा छटपटाते हुए नीचे गिर गया। परिजनों ने तुरंत उसे स्थानीय राहर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भरतपुर के जनना अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रेफर कर दिया गया। बच्चे के सिर, हाथ, गर्दन और पैरों पर गंभीर जलने के निशान नजर आ रहे हैं, जिससे उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश है। बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह पहली बार नहीं है जब इस जानलेवा लाइन से किसी को अपनी चपेट में लिया है। इससे पहले भी बच्चे की मां और दादी इसी लाइन की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस खतरनाक हाई टेंशन लाइन को हटवाने के लिए कई बार जिला कलेक्टर, स्थानीय विधायक और बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का दर्द छलका और उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग किसी बड़ी जनहानि का इंतजार कर रहा है। अब देखना यह है कि विभाग इस समस्या का अंत कब तक करता है। क्या मामला हुआ था? तो पूरी बात बता दूँ? हाँ बिल्कुल पूरी। पहले तो बाहर लगो खिल्लो है, हमारी लड़का ही बहू है, फिर हमारी घरवारी है लगो आर्मी अस्पताल में भर्ती रही, माते जयपुर रेफर करते जयपुर लेना गए, घर ले गए, फिर वह डी रिपोर्ट दिया है, कुम्हेर थाने में दे दी, मोती झील पे दे दी, एक्सीडेंट बैठे कौन बैठे। अच्छा, विद्युत विभाग को शिकायत दे दिया? हाँ, और सेल का दिया है। लाइन जा रही है कौन सी? 11,000 के। 11,000 के। अब क्या हुआ था आपका? अभी हमारा नाती ऊपर चढ़ा था, चप्पल फप्पल ले गए तो उसको करंट लग गया। कितने साल का है? 6 साल का। तो कैसे पता चला आपको करंट लग गया? इसको मालूम है। फिर आपने उसको उतार के लाए? ये लाया, लड़का ही लाया। अब हालत कैसी है उसकी? अब तो यही मालूम है, मैं भीतर तो जान दे रही ना है। आप कौन है बच्चे के? मैं बाबा हूँ। बीती रात छोटी सादड़ी में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और बारिश के साथ जबरदस्त गड़गड़ाहट हुई और बिजली गिरी। इससे लखारा मंदिर क्षेत्र में एक मकान को भारी नुकसान हुआ। लीलाबाई बैरागी के घर पर आसमानी बिजली गिरने से दीवारों में दरारें आ गई और घर के सभी बिजली के उपकरण जलकर खाक हो गए। यह घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है, जब मोहल्ले में एक तेज धमाके के साथ बिजली गिरी। हादसे के समय घर में खाना बना रही हेमलता बैरागी और उनके परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। अचानक हुए इस धमाके और घर की बिजली गुल होने से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली गिरने के बाद से पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीटीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जालोर के अहोर स्थित नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में 2 अधिकारियों पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। लगभग 3 दर्जन छात्राओं ने जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्रशिक्षण केंद्र में उनके साथ लंबे समय से अनुचित और आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा था, जिसे वे अब तक सहन करती आ रही थी। मामला सार्वजनिक होने के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भेराराम जानी ने भी मामले का संज्ञान लिया है और एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी को 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ओके सर। और में कुछ लड़कियां और एक वहाँ की नर्सिंग ट्यूटर है अनीता, वो एक एप्लीकेशन लेके आई थी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, वो शिकायत की थी। उसके लिए हमने 3-4 सदस्यों की जाँच बैठा दी थी, जाँच चल रही थी। उसी दौरान दोबारा वो वापस कलेक्टर साहब के पास गई और वहाँ भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने भी जांच के लिए आदेश दिए थे हमें। फिर हमने उनको दो जिनकी शिकायत की थी, भंवर सिंह और बाबूलाल जी, उनको यहाँ एपीयू कर दिया था। उसके बाद जांच चल रही थी। फिर दोबारा वो सारे जो उसके अलावा जो नर्सिंग ट्यूटर है वो सारे ट्यूटर यहाँ आए, उन्होंने अनीता के विरुद्ध शिकायत दी, तो फिर उनकी भी जाँच बैठा दी। अभी कलेक्टर साहब 4 सदस्यीय जाँच बैठाई हुई है। उसकी जाँच आने के बाद हकीकत का पता चलेगा। सर कितनी तारीख का मामला है ये? मामला 16 मामला तो वो कह रहे पुराना है, पर उन्होंने हमने एप्लीकेशन 16 को दी। 16 को। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के गामोठवाड़ा निवासी फकीरा का शव लंदन में उसकी मौत के 2 महीने बाद आखिरकार भारत पहुंच गया। शव के गांव आते ही पूरे इलाके में माहौल गमगीन हो गया। परिजनों के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए, जिसके बाद सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। सागवाड़ा के गामोठवाड़ा के रहने वाले 68 वर्षीय फकीरा पुत्र सुखलाल पिछले 25 सालों से ब्रिटेन के लंदन में एलिड रोड पर स्थित एक सनातन हिंदू मंदिर में सेवा कार्य करते थे। बीते 21 अप्रैल को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके शव को लंदन की मोर्चरी में रखा गया था। फकीरा को वहां की नागरिकता मिलने के सिर्फ 9 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनका OCR कार्ड जारी नहीं हो पाया था। इसी कारण भारतीय दूतावास ने NOC जारी नहीं की थी। इसके बाद परिजनों ने शव को डूंगरपुर लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। परिवार के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भारतीय दूतावास और केंद्र सरकार से गुहार लगाई। इसके अलावा परिवार ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी आवेदन दिया। हाईकोर्ट के अवकाशकालीन जज सुनील बेनीवाल ने फकीरा के शव को वापस भारत लाने के लिए NOC जारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेशों के बाद बुधवार को फकीरा का शव एयर एम्बुलेंस से भारत लाया गया। इसके बाद एम्बुलेंस से शव सागवाड़ा गामोठवाड़ा पहुंचा। शव के आते ही परिवार के लोग लिपटकर फूट कर रोने लगे। बड़ी संख्या में रिश्तेदार और अन्य लोग भी यहां एकत्रित हुए। 2 महीने बाद शव पहुंचने पर परिवार के लोगों ने सामाजिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। लंदन में हार्ट अटैक की मौत हो गई थी। ठीक 9 दिन पहले उनको वहाँ का नागरिकता मिली थी और OCI कार्ड नहीं बनने के खातिर बॉडी को यहाँ लाने में परेशानी हो रही थी। लेकिन इस पूरे दुर्घटना क्रम में मैं भारत सरकार, खासकर विदेश मंत्रालय, हमारे यहाँ के विधायक महोदय, हमारे पूर्व सांसद महोदय श्री कनकमल जी कटारा का और इसमें सबका जिन जिन जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया उन सबका मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि इन्होंने बॉडी को यहाँ तक लाने में सहयोग प्रदान किया। और मैं उनके सुपुत्र श्री भैयालाल भागड़िया के धैर्य को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 65 दिन तक उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और एक जिद थी उनकी कि मैं किसी भी तरह अपने पिताजी की बॉडी को यहाँ लाऊंगा, अपने घर पे लाऊंगा। और उनकी जिद का ही परिणाम था कि जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग रहा वो अतुलनीय, अद्वितीय रहा। आज हमारे यहाँ पर फकीरा भाई बाबरिया, जिनकी डेट 21 अप्रैल 2025 को लंदन में हो गई थी, तो आज करीब 65 दिन के बाद हमें ये सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से
डेड बॉडी यहाँ पर पहुँच गई है। सबने सहयोग किया, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर सभी हमारे जो परिवार के लोग हैं और सदस्य जो भी हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारे आदिवासी समाज का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनके 5 पुत्र 5 लड़के हैं, तो बाकी सब परिवार है जो आपन छाया हुआ है। बांसवाड़ा में गुरुवार को क्षेत्र की चिकित्सा संस्थाओं और आंगनवाड़ी केंद्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। चिकित्सा अधिकारियों ने पोषण दिवस गतिविधियों का निरीक्षण किया। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं ने यहां आई गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण करने के साथ ही गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, प्रसव पूर्व जांच और परामर्श भी प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्हें आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम दवा का भी वितरण किया गया। इसी क्रम में घाटोल ब्लॉक के पड़ोली गोर्धन में जिला कार्यक्रम अधिकारी ललित सिंह झाला और जिला आशा समन्वयक गजेंद्र सागर ने भी शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्ड की जांच की और लाभार्थियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को आज अजमेर शहर में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परीक्षा समाप्त होने के बाद एकाएक हजारों अभ्यर्थियों के सड़क पर आने से शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई। घंटों इंतजार के बावजूद अभ्यर्थियों को रोडवेज बसें नहीं मिल पा रही थी, जिससे उन्हें घर वापसी के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों की एक साथ भीड़ निकलने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला और रूट डाइवर्ट कर जाम को नियंत्रित करने का प्रयास किया। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोडवेज बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारों अभ्यर्थी घंटों तक बसों का इंतजार करते रहे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि रोडवेज प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था नहीं करने से यह हालात बिगड़े हैं। उन्हें बसों के इंतजार में खड़े रहकर भारी परेशानी उठानी पड़ी। बच्चों को लेके बहुत परेशानी करनी पड़ रही है और यहाँ जब भी पेपर देने आते जब कोई साधन नहीं मिलता है। कहाँ जाना है आपको? हमें टोंक जाना है। हाँ। कितनी देर से बसें नहीं मिल रही? हमें 1 घंटे से नहीं मिल रही। किस तरह से गर्मी भी पड़ रही है? हाँ, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। नाम बताइए। कल्पना। परेशानी हो रही है बसों के? बहुत ज़्यादा परेशानी है। राजस्थान सरकार ने एक तरह से बसों की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन इतनी जिस तरीके से बच्चे परेशान हो रहे हैं एक नाकाबिले बर्दाश्त है। ऊपर से आप देख सकते हो 45 की समथिंग डिग्री गर्मी जा रही है और बच्चे जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे वहाँ एग्जाम सेंटर में बैठ के गर्मी में परेशान होकर यहाँ आते हैं, उसके बावजूद उनको अपने घर तक जाने के लिए अच्छी बस सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ये मैंने कहीं मैनेजमेंट का भी फेलियर है और कहीं राज्य सरकार का भी थोड़ा बहुत फेलियर है, क्योंकि राज्य सरकार को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा। मैं टोंक जिले से आया हूँ और मेरे 3 पेपर थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे हर बार परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं खिड़कियों से आप देख सकते हो इस रोडवेज के अंदर ये जो मालपुरा जाने वाली है, खिड़कियों से बच्चे इसके अंदर कूद के चढ़ रहे हैं। अब कल को मान लो कोई यहाँ नहीं हो जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन है? अब जो बेरोजगार है उनको पहले ही इस सरकार के द्वारा ठगा जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा। अच्छा, क्या एक्स्ट्रा बसें लगानी चाहिए थी? एक्स्ट्रा बसें बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान परिवहन के पास ऐसी कोई कमी नहीं है। ये तो अपने आप में एक तरह से फेलियर है मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद अरबाज खान है। मैं टोंक जिले के हमीरपुर गांव से रहने वाला हूँ। चूरू जिले के सरदार शहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चूरू रोड स्थित एक निजी महाविद्यालय के पास एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल हुए लोगों का उपचार सरदार शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां से गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य का इलाज राजकीय उप जिला अस्पताल में जारी है। राजकीय अस्पताल के डॉक्टर किशन सियाग ने बताया कि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार सभी लोग चूरू से सरदार शहर में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में चूरू निवासी आजम लुहार, बिलाल लुहार की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सरदार शहर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हमारे पास चूरू रोड पर शादी समारोह में सम्मिलित होकर चूरू से सदार से आ रही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें टोटल 5 लोग सवार थे, इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई मौके पर ही, 3 लोग गंभीर घायल हो गए, जिनको एक को हायर सेंटर रेफर किया तो हमारे पास भर्ती है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस बस में सवार 20 लोगों में से 7 राजस्थान के थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, 8 घायल हैं और 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बस में सवार यात्री केदारनाथ के दर्शन कर बद्री धाम जा रहे थे। यह हादसा रुद्रप्रयाग के धौल तीर के पास हुआ, जब एक ट्रक ने पीछे से ट्रेवलर बस को टक्कर मार दी, जिससे वह अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई। बस में सवार यात्रियों में उदयपुर और उदयपुर जिले के गोगुंदा के भी यात्री शामिल थे, जो सभी सोनी परिवार के सदस्य और उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। ट्रक की टक्कर से कुछ लोग ट्रेलर से गिरकर पहाड़ी पर लटक गए, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें मौजूद हैं और बचाव कार्य में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान का यह ग्रुप 4 धाम यात्रा पर आया था। इस यात्रा में उदयपुर के गोगुंदा का परिवार और उनके रिश्तेदार शामिल थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उदयपुर के गोगुंदा निवासी ललित सोनी, जो सूरत में रहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस यात्रा पर गए थे। यात्रा में ललित सोनी की पत्नी, उनके 4 बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा ललित की बहनें, दामाद और उनके परिवार के सदस्य भी थे। ललित के चाचा का लड़का भी उनके साथ था। ललित सूरत में ज्वेलर्स का काम करते हैं। बस में सवार ललित सोनी के उदयपुर में रहने वाले रिश्तेदार कुंदन सोनी ने बताया कि यहाँ से करीब 10 दिन पहले एडवोकेट संजय सोनी और उनका परिवार, उनकी पत्नी चेतना, उनकी माँ, उनकी बहन भावना, हेमलता, ललित सोनी और इनके परिवार के सदस्य 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे। केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद वे बद्रीनाथ के लिए निकले थे। उन्होंने आगे बताया कि पूरी बस में सभी सदस्य शामिल थे। वहां से मिली जानकारी के अनुसार 8 लोग घायल हैं। ईश्वर सोनी और भावना से हमारी बातचीत हुई है और वे घायल हैं। बाकी सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।